हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड का 4.1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि ड्रामा जो है इसका मतलब क्या होता है। देखो, हम अपनी डेली लाइफ में ऐसा सुनते हैं ना कि कभी कोई किसी को बोलता है कि यार इतना ड्रामा क्यों कर रहा है, इतना नाटक क्यों कर रहा है। तो ड्रामा यानी कि सिंपली हिंदी में नाटक। अब नाटक से मतलब तो आप समझते ही होंगे। नाटक यानी कि किसी स्टेज पर, रंगमंच पर अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहन के कुछ नाटक करते हैं, कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं लोगों को, देखने वाले को। तो उसी को नाटक या कि इंग्लिश में कहें तो ड्रामा कहा जाता है। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये ड्रामा का डेफिनेशन देख लो। ड्रामा इज अ कंपोजिशन इन वर्स और प्रोज टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज in which a story is related by means of dialogue and action and is represented with accompanying gesture, costume and scenery as in real life। तो ड्रामा जो है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक कंपोजिशन है वर्स और प्रोस, यानी कि एक कहानी होती है, इसे कविता के तौर पर गाया जा सकता है या फिर एक स्टोरी के तौर पर दिखाया जा सकता है, और इसे परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर, रंगमंच पर, जिसमें अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम पहनते हैं और बातें करते हैं बोल के या फिर अपने हाथों के थ्रू कुछ जेस्टर करके, कुछ मूवमेंट करके जो लोग होते हैं उनको मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है इसे दिया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, जो कि इंग्लिश की एक प्रेस्टिजियस डिक्शनरी है जो इंग्लिश भाषा का पूरा काम करती है, तो उसने इस डेफिनेशन को दिया है। अब देखते हैं एक दूसरा डेफिनेशन। तो ए डेफिनेशन क्या कहता है? ड्रामा इज अ कंपोजिशन डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस इन द थिएटर इन विच एक्टर टेक द रोल ऑफ कैरेक्टर और परफॉर्म द इंडिकेटेड एक्शन एंड अटर द रिटन डायलॉग। तो ड्रामा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक कंपोजिशन है, यानी कि एक राइटिंग है जिसे एक्टर जो है वो परफॉर्म करते हैं थिएटर में, और जो भी डायलॉग वगैरह हैं उसे बोलते हैं। ये जो डेफिनेशन है इसे दिया गया है अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राम। इस बुक से लिया गया है इस डेफिनेशन को। तो देखो, इन दोनों डिफिनीशन का मतलब यही हुआ कि जो ड्रामा होता है एक कंपोजिशन होता है, यानी कि एक राइटिंग है, एक लिटरेचर का टाइप है जिसे परफॉर्म किया जाता है थिएटर पर, स्टेज पर, रंगमंच पर। अलग अलग तरह के लोग आते हैं कॉस्ट्यूम पहन के, अपनी बातों से कुछ डायलॉग बोलते हैं और हैंड मूवमेंट करते हैं, जेस्टर करते हैं, उसे ही ड्रामा कहा जाता है। तो ये हो गया आपका ड्रामा का डेफिनेशन। आगे देखते हैं कि क्या है। तो आगे है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। तो देखो, यहाँ पर बताया गया है द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, यानी कि ड्रामा नाटक के कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसके कौन कौन से पार्ट हैं जिसको मिलाकर एक ड्रामा बनता है। तो सबसे पहले है प्लॉट, उसके बाद है कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद डायलॉग, सेटिंग, स्टेज डायरेक्शन, कन्फ्लिक्ट और लास्ट में थीम। तो ये 7 एलिमेंट हैं, ये 7 जो पार्ट हैं वो हैं ड्रामा के, जिससे एक ड्रामा नाटक बनता है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला कौन सा है। तो सबसे पहला है प्लॉट। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। द सीरीज ऑफ इवेंट अकरिंग इन अ प्ले, इट मीन प्लान, स्कीम और पैटर्न। इट हैज़ अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। सिंपली इट मीन्स कहानी। तो प्लॉट का सिंपली मतलब कहानी होता है। तो देखो, आजकल के टाइम तो सब लोग वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं। तो हर मूवीज का, हर वेब सीरीज का एक प्लॉट होता है, एक बेसिक कहानी होती है जिसके इर्द गिर्द आपका पूरा वो सीरीज, एक मूवी घूमता है। तो कोई भी मूवी होता है कि इसमें सबसे पहले ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो वो जो प्लॉट है वही यहाँ पर है। देखो, जैसे फर्स्ट लाइन में बताया भी गया है, द सीरीज ऑफ इवेंट अकरिंग इन अ प्ले, यानी कि पूरी उस कहानी में क्या क्या हुआ है उसे ही प्लॉट कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टराइजेशंस। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? द इमेजिनरी पर्सन शोन इन ड्रामा। तो सिंपली कैरेक्टर यानी कि जो आपकी कहानी में, जो आपकी मूवी में
जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन्स दिखते हैं, जैसे कि हीरो जो मेन प्रोटागोनिस्ट होता है, उसके बाद विलेन जो एंटागोनिस्ट होता है, तो जो भी वो लोग होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, तो उन्हीं को कैरेक्टर कहा जाता है। उसके बाद आगे क्या बताया गया है, द प्रोटोगनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर इन अ प्ले। तो वही किसी भी कहानी में, किसी भी मूवी में जो मेन प्रोटागोनिस्ट होता है वो मेन होता है, सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है, सभी लोग उसी को देखने आते हैं। उसके बाद अदर कैरेक्टर्स आर मेजर, माइनर, स्टैटिक एंड डायनेमिक, फ्लैट एंड राउंड। तो जो आपका एक मेन हीरो होता है, जो मेन प्रोटागोनिस्ट होता है, वो तो कहानी का मेन होता है, ठीक है, मेन कहानी में होता है, लेकिन उसके साथ ही कुछ और भी माइनर, मेजर हीरो या फिर विलेन या फिर कोई भी सपोर्टिंग एक्टर होते हैं। उसके बाद है कैरेक्टराइजेशंस। तो इट मीन्स टू रिवील पेक्यूलरिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन मतलब जो जो भी कैरेक्टर है आपका, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसकी क्या क्या खासियत है उस कैरेक्टर की, ये सब बताना जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़े। उसके बाद टू गेन इंसाइट इनटू देयर पर्सनैलिटी, एस्टेब्लिश कनेक्शन विद देम। तो जैसे जैसे ये जो स्टोरी आगे बढ़ती है, हम धीरे धीरे जानते हैं कि इस प्रोटैगनिस्ट की लाइफ क्या है, उसके बारे में जानते हैं, तो हम एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसी को कैरेक्टराइजेशन कहा जाता है, यानी कि सिंपली कैरेक्टर डेवलपमेंट। आगे है डायलॉग। तो डायलॉग यानी कि कहानी में जब दो लोगों के बीच में, हीरो विलेन के बीच में या फिर हीरो और किसी सपोर्टिंग एक्टर के बीच में जब बात होती है तो उसे डायलॉग कहा जाता है। देखो यहाँ पर इसलिए बताया भी गया है, इट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू स्पीकर, यानी कि दो लोग कम से कम होने चाहिए तभी बात हो पाएगी, डायलॉग एस्टेब्लिश हो पाएगा। और इसके कुछ टाइप हैं, जैसे कि मोनोलॉग, यानी कि जब कोई भी पर्सन खुद से बात करने लगे उसे मोनोलॉग कहेंगे। उसके बाद है सोलिलोक्वी, यानी कि जो कैरेक्टर होता है वो अपने थॉट्स को बोले, अपने थॉट्स को लाउडली सोचे। उसके बाद है डायलॉग जो होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट है एक ड्रामा में, ये बताया गया है। इट रिवील द नेचर ऑफ कैरेक्टर एंड गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रिलेशंस। तो जब आपका मेन जो प्रोटागोनिस्ट है, जो एक्टर है, बात करेगा किसी से, तब हमें जाके पता चलेगा कि इसका नेचर कैसा है और कैसे दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करता है। और जो भी कैरेक्टर है आपका, उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट में एक मेन पार्ट ये प्ले करता है डायलॉग। तो ये हो गया आपका डायलॉग सिंपली, यानी कि किसी दूसरे पर्सन से बात करना। उसके बाद है स्टेज डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है ये देख लो, परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी अलोंग विद द यूज ऑफ सेट लाइटिंग, म्यूजिक एंड कॉस्ट्यूम्स। स्टेज डायरेक्शंस और गाइडलाइन सजेशन गिवन बाय द ड्रामेटिस्ट। तो स्टेज डायरेक्शन यानी कि जो भी स्टेज मैनेजमेंट वाला जो भी पर्सन होगा, वो एक्टर्स को, जो भी एक्टर और एक्ट्रेस वगैरह होंगी, उन सबको बताएगा कि कैसे आपको कहाँ पे खड़ा रहना है, कैसे सब कुछ करना है, तो उसे स्टेज डायरेक्शन कहेंगे। यानी कि जो भी गाइडलाइन होगी कि कैसे क्या करना है, आपको कहाँ पर खड़ा रहना है, सब कुछ वो सब बताया जो जाता है उन लोग को, एक्ट्रेस वगैरह को, स्टेज पर ड्रामा से पहले, उसे स्टेज डायरेक्शन कहा जाता है। उसके बाद है कन्फ्लिक्ट। तो देखो कन्फ्लिक्ट किसी भी ड्रामा का या फिर किसी मूवी का, किसी वेब सीरीज का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कन्फ्लिक्ट सिंपली मतलब एक प्रोटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच का आमना सामना, हीरो और विलेन का जब आमना सामना होता है तो उसे कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। और यही तो मेन होता है किसी भी ड्रामा, किसी भी मूवी की जान होता है, क्योंकि लोग यही देखने आते हैं कि जो मेन आपका प्रोटागोनिस्ट है, एक्टर है, वो कैसे सभी चीज़ों का सामना करता है और सबकी देखभाल करता है, कैसे वो क्या करता है, यही सब देखने आते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, इट इज़ द एसेंस ऑफ ड्रामा, यानी कि जो ड्रामा होता है उसकी जान होता है ये। उसके बाद इट एनलाइटन्स लाइफ, ग्रांट डिग्निटी एंड वर्थ टू ह्यूमन लाइफ। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जो कन्फ्लिक्ट होता है वो किसी भी ड्रामा की जान होता है, और जो भी एक्टर्स वगैरह होता है, जो भी मेन प्रोटागोनिस्ट होता है, उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करता है और लोगों को अच्छा लगता है ये सब देखने में। तो ये हो गया आपका कन्फ्लिक्ट। उसके बाद थीम। तो थीम यहाँ पर देखो क्या है, द मेन आइडिया और पॉइंट ऑफ अ प्ले स्टेटेड एज अ जनरलाइजेशन। तो देखो हमने सबसे स्टार्टिंग में क्या देखा था, यहाँ पर देखो प्लॉट।
तो प्लॉट में मैंने बताया था कि ये जो आपकी कहानी होती है कि शुरू से लेके एंड तक क्या होता है का आपकी मूवी में या फिर ड्रामा में, उसे प्लॉट कहा जाता है। तो ये हो गया आपका प्लॉट। और अब यहाँ पर जो है वो है थीम। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, प्लॉट और थीम अलग होता है। प्लॉट यानी कि पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस मूवी में, देखो मैं यहाँ पर मूवी का रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मूवी में या फिर ड्रामा में स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या होता है उसे प्लॉट कहा जाता है। बल्कि जो थीम होता है उसका मतलब एक कि वो जो पूरी कहानी है वो किस चीज पर डिपेंड है, उसे थीम कहा जाता है। जैसे कि मूवीज भी अलग अलग टाइप की होती है। कोई मूवी एक्शन मूवी होती है, कोई स्पोर्ट मूवी होती है, उसके बाद कोई साईफाई मूवी होती है। तो मूवी तो है साईफाई, जो साईफाई है वो मूवी का एक थीम हो गया कि मूवी इधर डिपेंड है। तो वैसे ही आपका एक्शन मूवी का जो थीम होगा वो एक्शन हो जाएगा, लेकिन कहानी उसका अलग होगा। तो थीम वही कि मेन जो आइडिया होता है उस मूवी का, उस ड्रामा का, उसे थीम कहा जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ड्रामा, यानी कि ड्रामा के टाइप कौन कौन से हैं। तो सबसे इसके इम्पोर्टेंट 3 टाइप हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड ट्रेजिक कॉमेडी। तो ये 3 मेन टाइप होते हैं ड्रामा के। तो सबसे फर्स्ट है ट्रेजेडी ड्रामा। तो ट्रेजेडी का मतलब होता है कोई दुखद, कोई बहुत ही खराब घटना, कोई डिस्ट्रेसफुल, सोरोफुल घटना। तो मेनली ये जो टाइप का ड्रामा होता है इसमें क्या बताया जाता है, जो आपका मेन एक्टर होता है, जो मेन प्रोटैगोनिस्ट होता है, इसमें उसकी जो लाइफ होती है, लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होती है, दुख होते हैं। तो उसके इर्द गिर्द ऐसे जो ड्रामा होते हैं वो घूमते हैं और इसे ट्रेजेडी ड्रामा कहा जाता है। उसके बाद है कॉमेडी। तो कॉमेडी के कुछ टाइप्स भी हैं यहाँ पर, रोमांटिक कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, क्लासिकल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। एंड लास्ट टाइप का जो ड्रामा है वह है ट्रेजिक कॉमेडी। ये दोनों ट्रेजेडी एंड कॉमेडी का मिक्सचर होता है, यानी कि इसमें जो मेन एक्टर होता है, मेन जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, उसकी लाइफ में परेशानियां तो होती हैं लेकिन थोड़ा बहुत कॉमेडी भी होता है। तो ऐसे टाइप को ट्रेजेडी कॉमेडी कहा जाता है। आगे है हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। तो जो पूरा ड्रामा है उसका क्या हिस्ट्री है, अलग अलग पीरियड में, अलग अलग टाइम लाइन में उसे बताया गया है। तो सबसे पहले मेडिवल पीरियड में, यानी कि 11th से लेके 15th सेंचुरी तक इंग्लैंड में, जब हेनरी 6 का शासन था और राज्य था, तब क्या होता था ड्रामा का। तो उस टाइम डायडेक्टिक प्ले, यानी कि जो मोरलिटी थी वो सिखाने वाले नाटक, उसके बाद मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, साइकिल प्ले एंड मोरलिटी प्लेस, इस टाइप के जो नाटक होते थे, ड्रामा होते थे, वो लिखे जाते थे। और एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, रॉबिन हुड बाय हावर्ड पाइल एंड एवरीमैन। तो ये आपका फर्स्ट पीरियड है मेडिवल पीरियड ड्रामा का। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड आता है रेनिसेंस पीरियड, 1600 से लेके 1700 तक, जब इंग्लैंड में एलिजाबेथ 1 और जेम्स 1 का राज्य था। तो उस टाइप में ड्रामा जो थे, प्लेस थे, नाटक कौन कौन से टाइप के थे, तो ट्रेजिक कॉमेडी, उसके बाद मेलंकोली एंड रिवेंज प्लेस, इस टाइप के नाटक ड्रामा लिखे जाते थे। और कुछ एग्जाम्पल हैं, रोमियो एंड जूलियट जो कि एक ट्रेजेडी वाला ड्रामा है, उसके बाद अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो कि एक कॉमेडी ड्रामा है, उसके बाद हेनरी 4 जो कि एक शेक्सपियर ने लिखा था, उसके बाद डॉक्टर फोस्टर्स एंड ज्यू ऑफ माल्टा बाय क्रिस्टोफर मार्लोई, उसके बाद डचेस ऑफ माल्फी बाय जॉन वेबस्टर, उसके बाद द चैलेंजिंग बाय थॉमस मिडलेटन। तो ये हो गया आपका सेकेंड पीरियड। उसके बाद थर्ड पीरियड आता है रिस्टोरियन पीरियड, यानी कि साल 1660 के बाद का पीरियड, जिस समय इंग्लैंड में चार्ल्स 2 का राज्य था। तो इस टाइम हीरोइक ड्रामा, पैथेटिक ड्रामा और रिस्टोरियन कॉमेडी, इस टाइप के नोवेल वगैरह ड्रामा जो है वो लिखे जाते थे। और एक एग्जांपल है ऑल फॉर लव जो कि ट्रेजेडी ड्रामा है, जो कि जॉन ड्राइडेंट ने लिखा था। उसके बाद द वे ऑफ द वर्ल्ड जो कि एक कॉमेडी ड्रामा है, जिसे विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखा था। उसके बाद है विक्टोरियन पीरियड, यानी कि साल 1837 से लेके 1901 तक का, जब इंग्लैंड पर रानी विक्टोरिया का शासन था, राज्य था। तो उस टाइम
हर टाइप के जो नोवेल हैं, ड्रामा हैं, वो लिखे जाते थे। और कुछ इम्पोर्टेंट हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड, उसके बाद कैंडिया बाय जीबी शॉ, और डॉल हाउस और एनिमी ऑफ द पीपल बाय हेनरिक इब्सन। उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियड, यानी कि साल 1901 से लेके 1945 तक का टाइम। तो इस टाइम इंग्लैंड में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एब्सर्ड प्ले, पोएटिक ड्रामा और रेडियो ड्रामा, इस टाइप की नॉवेल लिखे जाते थे। और कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ फेमस एग्जाम्पल, पैगमिलियन बाय जीबी शॉ, उसके बाद मर्डर इन द कैथेड्रल बाय टी.एस. एलियट, और लास्ट का जो एक एज है, एक एरा है, वो है पोस्ट मॉडर्न एरा, यानी कि साल 1945 से लेकर 2000 तक का टाइम। तो इस टाइम इंग्लैंड में हर टाइप के नोवेल लिखे जाने लगे, और किचन सिंक ड्रामा एक नया टाइप का ड्रामा फेमस हो गया, उसे भी लिखा जाने लगा। और कुछ फेमस हैं, लुक बैक इन द एंगर बाय जॉन ऑसबोर्न, और वेटिंग फॉर द गोडोट बाय सैमुअल बेकेट। तो ये था हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, जो कि इंग्लैंड में का हिस्ट्री है। अब हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री क्या कहता है ड्रामा का, कि ड्रामा का जो शुरुआत है वो इंडिया में कैसे हुआ। अभी तक हमने जो भी देखा वो इंग्लैंड का हिस्ट्री था, कि इंग्लैंड में जो ड्रामा है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से पीरियड हैं। तो एक कुछ 6 पीरियड हैं इंग्लैंड में ड्रामा के डेवलपमेंट के। सबसे पहला था मेडिवल पीरियड, उसके बाद रेनेसेंस पीरियड, उसके बाद हिस्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड। जो आपके पीरियड हैं हिस्ट्री ऑफ ड्रामा के, और इंग्लैंड के लिए हैं। अब देखते हैं इंडिया के बारे में। तो ये है इंडियन ड्रामा थिएटर, यानी कि इंडिया में जो ड्रामा है, नोवेल है, उसका सब शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। तो अर्लीस्ट इंडियन मॉडर्न ड्रामा रिटर्न इन फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो इंडियन ड्रामा है उसका सबसे पहला प्रूफ कहाँ पर मिलता है। सबसे पहला जो फर्स्ट सेंचुरी एडी है उसमें प्रूफ मिलता है इंडियन ड्रामा का, फर्स्ट सेंचुरी एडी यानी कि साल 1 में। और एडी मतलब होता है आफ्टर डोमिनी, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके बर्थ के बाद का पहला साल। तो उस टाइम से इंडियन ड्रामा जो थिएटर है उसका कुछ प्रूफ मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है, वो मिलता है एक बुक में, एक संस्कृत ड्रामा में जिसका नाम है महाभाष्य, जो लिखा था पतंजलि ने। और ये जो बुक है, ये जो नोवेल है, ड्रामा है, किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो देता है इंफॉर्मेशन फिजिबल डेट फॉर द बिगिनिंग ऑफ थिएटर इन इंडिया, है कि ये इंडिया में जो थिएटर है, जो नाटक है, जो रंगमंच है, उसकी शुरुआत कब हुई उसके बारे में जानकारी देता है। कौन सा बुक, महाभाष्य, ये बुक जो कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में लिखा गया था। उसके बाद आगे देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, और ट्रिटाइस ऑन थिएटर, नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि। इट गिव्स mythological account of the origin of theatre. Modern Indian drama, however, has influences from all over the world as well as Sanskrit and Urdu traditions. उसके बाद एक दूसरी बुक के बारे में बताया गया है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। और ये जो बुक है ये बताता है कि इंडिया में जो थिएटर है, रंगमंच है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, और उसके बाद जो मॉडर्न इंडियन ड्रामा है उसके कौन से एलिमेंट हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई, सब कुछ ये जो बुक नाट्य शास्त्र है जो कि भरत मुनि ने लिखा था ये बताता है। उसके बाद है अबाउट वन एक्ट प्ले। तो देखो इंडिया के बारे में 2 बुकों के आपको याद रखना है। तो सबसे पहला है महाभाष्य, ए ड्रामा, जो कि पतंजलि ने लिखा था फर्स्ट सेंचुरी एडी, एंड उसके बाद नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि ने लिखा था। तो ये 2 इम्पोर्टेंट बुक हैं इंडिया के रिगार्डिंग, ठीक है, इंडियन ड्रामा के रिगार्डिंग। उसके बाद है आपका अबाउट वन एक्ट प्ले। तो वन एक्ट प्ले होता क्या है यहाँ पर आपको पता करना है, तो चलिए जानते हैं। तो देखो यहाँ पर नाम ही इसका है वन एक्ट प्ले, यानी कि सिर्फ एक एक्ट होना उस नाटक में, उस ड्रामा में। तो सिंपली एक छोटा सा कहानी होता है 20 से 40 मिनट का, जिसे स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ पर इसके भी कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है प्लॉट। तो प्लॉट तो हमने शुरू में ही देख लिया कि क्या होता है, तो यहाँ पर भी सेम वही है। प्लॉट यानी कि वो जो आपका पूरा कहानी है, वो क्या क्या हो रहा है उस कहानी में शुरू से लेके अंत तक, उसे प्लॉट कहा जाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा जानने की चीज़ नहीं है।
उसके बाद है थीम। तो थीम भी हमने देखा था कि आपका जो पूरा कहानी है उसका बेसिक जो बैकग्राउंड है वो क्या है। और प्लॉट एंड थीम ये दोनों में डिफरेंस होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। प्लॉट यानी कि शुरू से लेके अंत तक की, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी कहानी। और थीम यानी कि वो कहानी डिपेंड कहाँ पर है, जैसे कि साइंस फिक्शन मूवी, तो साइंस फिक्शन जो हो गया उसका थीम है, लेकिन स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस मूवी में होता क्या है वो उसका प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद है सेटिंग। तो सेटिंग और थीम ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं लेकिन थोड़े अलग हैं। अब सेटिंग यानी कि वो जो पूरी कहानी है वो कहाँ पर हो रही है, उसका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि वो कहानी कहानी में जो लोकेशंस हैं वो कैसी हैं, लोकेशन क्या क्या है, वो सबको सेटिंग बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर है सेटिंग और लोकेशन इज अ प्लेस वियर द स्टोरी अकर, यानी कि जो स्टोरी है, जो कहानी है, किसी गांव वाले एरिया में हो रही है या फिर किसी साइंटिफिक एरिया, किसी शहर वाले इलाके में हो रही है, कहाँ पर हो रही है वो कहानी, वो पूरे सीन कहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, उसे सेटिंग कहा जाएगा। उसके बाद है लैंग्वेज। तो देखो यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। We all know that the pen is mightier than the sword. Likewise, words are all the weapons of a writer. There is another language too. Have you enjoyed films of Charlie Chaplin, who uses non-verbal communication very effectively through his body? तो देखो यहाँ पर इस लैंग्वेज पॉइंट को समझाते हुए चार्ली चैपलिन के बारे में बताया गया है कि जो चार्ली चैपलिन थे उनके मूवीज में एक भी आवाज नहीं होता था, कोई बोलता नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी मूवीज फेमस हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जेस्टर्स का उपयोग किया और सिर्फ अपने हैंड जेस्टर के थ्रू, हैंड मूवमेंट के थ्रू, बिना बोले वो लोगों को हंसाते थे। तो यही लैंग्वेज मतलब कि कैसे जो दो लोग हैं उनके बीच में डायलॉग हो रहा है, वो कैसे बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं या फिर हैंड जेस्टर कर रहे हैं, उसे ही लैंग्वेज कहा जाता है। उसके बाद है कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स वो भी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं। मेन आपका प्रोटागोनिस्ट होता है और उसका अपोजिट एक एंटागोनिस्ट होता है। कैरेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, तो यही सब हो गया कैरेक्टर्स। लेकिन इसमें भी दो टाइप हैं, फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर यानी कि ऐसा कैरेक्टर जिसका पूरा बिहेवियर सेम रहता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अगर वो कॉमेडी वाला बंदा है तो वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कॉमेडी ही करेगा। उसके बाद है राउंड कैरेक्टर। और राउंड कैरेक्टर यानी कि जिसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है मूवी में, कहानी में। अगर वो स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा था लेकिन बीच बीच में उसके साथ बहुत कुछ घटनाएं हुई, बहुत ही बुरा हुआ, तो धीरे धीरे वो आगे जाकर उसका डेवलपमेंट ऐसा होगा कि वो एंटागोनिस्ट बन जाएगा। स्टार्टिंग में अच्छा था लेकिन धीरे धीरे मूवी के एंड तक वो खराब होने लगा, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट ऐसे किया गया कि वो बुरा बन गया लोगों की नज़रों में। तो ऐसे कैरेक्टर को राउंड कैरेक्टर कहा जाता है। उसके बाद है बोथ, यानी कि जो फ्लैट भी है और राउंड भी है, यानी कि वो कॉमेडी भी करता है लेकिन साथ ही थोड़ा बुरा भी है। तो ऐसे कैरेक्टर को बोथ कहा जाता है। तो ये दो आपके मेन टाइप हैं कैरेक्टर के, फ्लैट कैरेक्टर एंड राउंड कैरेक्टर। इसके बीच के डिफरेंस भी देख लो। जो फ्लैट कैरेक्टर होता है वो जनरली आपका मेन प्रोटागोनिस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो फ्लैट कैरेक्टर होते हैं वो खास करके कॉमेडी करेंगे और कॉमेडी एक्टर को जल्दी प्रोटागोनिस्ट नहीं रखते हैं, उसे साइड कैरेक्टर या फिर सपोर्टिंग कैरेक्टर रख सकते हैं। उसके बाद जो राउंड कैरेक्टर है वो आपका मेन जो हीरो है, जो मेन प्रोटागोनिस्ट है, वो होगा आपकी स्टोरी का। उसके बाद यहाँ पर कुछ फीचर बताए गए हैं वन एक्ट प्ले के। तो इट हैज़ वन और मोर सीन। तो इसमें जो सीन होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद है इट इज़ कंसाइज इन मैनर, यानी कि ये छोटा होता है, एक समरी जैसा होता है। उसके बाद इट हैज़ अ सिंगल डोमिनेंट थीम विच प्रोड्यूस सिंगुलर इफेक्ट, यानी कि इसमें सिर्फ एक छोटा सा कहानी, एक छोटा सा ही थीम होता है। इट ट्रीट प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ। इट हैज़ अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एंड। द स्टेजेस आर एज फॉलोज। तो इसमें शुरुआत होता है कहानी का, कहानी में बीच का इंटरमिशन होता है, साथ ही एंडिंग भी होता है। तो इसके कैसे स्टेजेस होते हैं, तो सबसे पहला है एक्सपोजिशन, यानी कि जो भी कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट, यानी कि जो मेन आपका प्रोटागोनिस्ट है और उसके बाद जो विलेन है एंटागोनिस्ट, उनके बीच का कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। उसके बाद
क्लाइमैक्स यानी कि आपका जो कहानी होता है वो एंडिंग की तरफ बढ़ता है, एंड लास्ट में है डिनोनमेंट यानी कि कहानी का एंड हो जाता है। तो ऐसे 4 स्टेजेस होते हैं वन एक्ट प्ले में। उसके बाद और भी कुछ यहाँ पर फीचर दिए गए हैं। इट गिव इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेज डायरेक्शन, इट क्रिएट मूड और एटमोस्फियर, इट हैज़ यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, इट हैज़ सिंप्लिसिटी ऑफ प्लॉट, concentration of action and unity of impression. It has limited characters. It presents a question answers of which are eagerly awaited by the audience. तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है 4.1 ये ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ड्रामा क्या होता है, ड्रामा के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, और उसके बाद जो इंग्लिश ड्रामा है, इंग्लैंड में जो ड्रामा है उसके जो स्टेजेस हैं, एरा कौन से हैं वो देखें। उसके बाद इंडिया में जो ड्रामा है उसका क्या हाल है, स्टार्टिंग में शुरुआत कैसे हुई वो सब देखा। और उसके बाद अभी हमने वन एक्ट प्ले देखा। तो वन एक्ट प्ले सिंपली एक छोटा सा कहानी होता है जिसे स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, 30 से 40 मिनट में ख़त्म किया जाता है, जिसमें लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, सिर्फ 3-4 मेन कैरेक्टर होते हैं और एक एंटागोनिस्ट होगा, एक प्रोटागोनिस्ट होगा, जिनके बीच का लड़ाई दिखाया जाएगा, जिनके बीच का कन्फ्लिक्ट दिखाया जाएगा वन एक्ट प्ले में। तो यही है आपका 4.1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ये सिर्फ आपको समझना है आगे के चैप्टर्स के लिए, 11th में भी एंड 12th में भी, क्योंकि 11th में भी नोवेल सेक्शन होता है, ड्रामा सेक्शन होता है, और 12th में भी ड्रामा सेक्शन है। तो ये 4.1 आपका एक चैप्टर है इंग्लिश ड्रामा का हिस्ट्री, इसे अच्छे से समझ लो आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए। ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर से क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन इसे अच्छे से समझो आगे के चैप्टर्स के लिए। तो यही था आपका चैप्टर 4.1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, आगे जरूर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।